नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं मुकेश कुमार मीणा। साथियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर की मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है हम पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास है ये। देखिए, जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में सल्तनत कालीन भारत को जानने के सोर्सेज पढ़े थे। सल्तनत काल के मैंने सारे हम पढ़ चुके हैं और मैं समझता हूँ आपको आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। तो आगे की कड़ी में हम चलेंगे। जो आगे का हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन या मुगल कालीन भारतीय इतिहास को जानने के सोर्सेज। तो सल्तनत काल के मैंने आपको लिखवा दिए थे सारे के सारे। तो देखते हैं मुगल काल में क्या। देखिए, सल्तनत काल का टाइम पीरियड था जो वो मैंने आपको बताया था 1206 से 1526 तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा सल्तनत काल का टाइम पीरियड था। और सल्तनत कालीन जो टाइम पीरियड था उसको सल्तनत काल का टाइम पीरियड क्यों कहा गया, सल्तनत काल क्यों कहा गया, मैंने आपको बताया। सल्तनत कालीन जितने भी शासक हुए उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि नहीं धारण की थी। इस वजह से क्या कहलाता है वो टाइम पीरियड? सल्तनत काल। अब 1526 में हमारे यहाँ क्या होता है? 1526 में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। बाबर भारत आता है, बाबर का भारत में आगमन होता है। और बाबर भारत में आता है 1526 में, तो वह पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करता है। चूंकि अधिकतर जो थे यहाँ के शासक थे, सल्तनत कालीन शासक थे और जो प्रांतीय शक्तियां थी वो अधिकतर यही समझ रही थी कि बाबर भारत में आएगा, भारत को लूटेगा और चला जाएगा। किंतु बाबर भारत आया, उसने भारतीय शक्तियों को पराजित किया और वह भारत की आबो हवा से इतना प्रशंसित हुआ, इतना खुश हुआ कि वह यही उसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली और उसने एक ग्रंथ की रचना की, बाबरनामा। कौन सी रचना की, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारा कौन सा ग्रंथ का नाम है? बाबरनामा। तो लिखेगा बाबरनामा, लिखेगा बाबरनामा को लिखेगा। देखते क्या है बाबरनामा। बाबरनामा बाबर के द्वारा रचित ग्रंथ है। बाबरनामा बाबर के द्वारा रचित ग्रंथ है। चूंकि बाबर को साहित्यिक लेखन लिखने का शौक था, चूंकि बाबर को साहित्यिक लेखन लिखने का शौक था, अतः उसने बाबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। बाबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की और उसने यह किस भाषा में की? तुर्की भाषा में। किस भाषा में रचित किया बाबरनामा? तुर्की भाषा में। बाबर ने बाबरनामा की रचना कई बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। बाबर ने बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में की। बाबरनामा से हमें भारतीय जलवायु, बाबरनामा से हमें भारतीय जलवायु, भारतीय सामाजिक और तत्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख मिलता है। चूंकि बाबरनामे में भारत की जलवायु की प्रशंसा करता है, वह भारत की सामाजिक व्यवस्था की भी प्रशंसा करता है, सामाजिक स्ट्रक्चर की भी बात करता है। तो बाबरनामा भारत के से क्या हमें उल्लेख मिलता है? बाबरनामा से क्या सहायता मिली हमें कि उस समय भारत की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। जैसे कि वह बाबरनामा में अपनी आत्मकथा में भारत के दो हिंदू राष्ट्र बताते हैं कि दो हिंदू शक्तियां थी। जो विजयनगर का शासक था उसकी वह तारीफ करता है और जो हमारे राणा सांगा थे उनकी वह उल्लेख करता है। तो आदि सभी का पता हमें किससे मिलता है? बाबरनामा से। आगे लिखेगा वह भारतीयों के पहनावे पर भी चर्चा करता है। अपने इस ग्रंथ में उसने बाबर ने भारतीयों के पहनावे पर भी चर्चा की है। भारतीयों के पहनावे पर भी चर्चा की है। क्लियर है बाबरनामा? आगे लिखेगा तारीख-ए-रशीदी। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारा तारीख-ए-रशीदी। दूसरे ग्रंथ का नाम है तारीख-ए-रशीदी। यह ग्रंथ लिखा गया है हुमायूं के काल में। तो इसमें लिखेगा तारीख-ए-रशीदी
हुमायूं के शासनकाल में तारिक रशीदी की रचना हुमायूं के शासनकाल में फारसी भाषा में मिर्जा हैदर दोगलात के द्वारा फारसी भाषा में मिर्जा हैदर दोगलात के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में हमें मध्य एशिया के तुर्कों का इतिहास तथा हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख मिलता है हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो दूसरा नेक्स्ट ग्रंथ हमारा कौन सा है, समझ में आ गई। मिर्जा हैदर दोगलात क्या कहता है? मिर्जा हैदर दोगलात ने अपने तारीख रशीदी ग्रंथ में किसका उल्लेख किया? एक तो वह मध्य एशिया की जो तुर्कों की राजनीति थी, मध्य एशिया का इतिहास मिलता है, तुर्कों का इतिहास मिलता है, और दूसरे खंड में वो किसका उल्लेख करता है? हुमायूं के शासनकाल का। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हुमायूं नामा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। मुगल काल को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक सोर्सेज है। और कैसे अब लिखते हैं हम? हुमायूं नामा लिखिएगा, हुमायूं नामा। इस ग्रंथ की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बानो के द्वारा की गई तथा उसने इसे 2 भागों में रचित किया। गुलबदन बानो बेगम ने इसे 2 भागों में लिखा है। खंड ए में वह बाबर का उल्लेख करती है, जबकि खंड ब या खंड सेकंड पार्ट में वह हुमायूं के शासनकाल का उल्लेख करती है। चूंकि गुलबदन बानो बेगम एक शाही महिला थी, अतः हुमायूं नामा मुगलकालीन शाही खत खानदान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। खानदान के बारे में जानकारी पाने का महत्वपूर्ण सोर्स है। गुलबदन बेगम शाही हरम का भी इसमें उल्लेख करती है। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा में शाही हरम के बारे में भी उल्लेख करती है। वह प्रशासन का भी उल्लेख करती है, राजनीति का भी उल्लेख करती है, और धार्मिक उल्लेख भी इसमें करती है। अतः हुमायूं नामा हमें मुगल परिदृश्य को जानने में महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध करता है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है, देखिए आप इनके राइटर्स का ध्यान रखिएगा। हुमायूं नामा कई बार भी स्टैंडर्ड की क्लासेस में और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित किया गया था? तो हुमायूं नामा या किसकी किताब है? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा? फारसी भाषा में किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। अब नेक्स्ट हमारा है तज़किरात उल वाक़ियात। नेक्स्ट ग्रंथ का नाम है तज़किरात उल वाक़ियात। इस ग्रंथ की रचना जौहर आफ्ताबची ने हुमायूं के जीवन को लेकर आए उतार चढ़ाव के बारे में लिखा है। इस ग्रंथ की रचना जौहर आफ्ताबची के द्वारा की गई है, फारसी भाषा में लिखा गया है, और इस ग्रंथ में हमें हुमायूं के जीवन में
जो उतार चढ़ाव आए थे उसके बारे में इस ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। देखिए हुमायूं जो था मुगल बादशाह था, तो उतार चढ़ाव क्या आया था। देखिए बाबर ने भारत में अपना अच्छा एस्टेब्लिश साम्राज्य छोड़ा था, जिसका उत्तराधिकारी हुमायूं, उसका बेटा हुमायूं, बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं। हुमायूं अपनी गद्दी पे बैठा, किंतु हुमायूं क्या बहुत ही लिबरल उदार व्यक्ति था। उसने पहली बार इतिहास में कि जो है अपने साम्राज्य का, अपने जो भी उसके भाई थे, जितने भी 4-5 भाई थे उसके, 4-5 भाइयों में उसने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया। उस बंटवारे का करने के पश्चात लेकिन वह क्या बड़ा ही सीधा व्यक्ति था, और उसी दौरान उसे शेरशाह का भी सामना करना पड़ा, और शेरशाह से वो पराजित हो जाता है। और इस दौरान उसे उम्मीद थी कि उसके भाई उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके भाइयों ने उसका सपोर्ट नहीं किया, अपितु तो उन्होंने उसे मारने का ही प्रयास किया। तो हुमायूं का जो था चौसा के युद्ध में 1540 में वही पराजित हो जाता है। उसके पास में दरदर की ठोकर खाने के लिए अपना साम्राज्य खोकर दरदर की ठोकर खाने के लिए ललायित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हुमायूं अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, वापस अपने साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों के पास जाता है। तो ये उसके जीवन के उतार चढ़ाव का उल्लेख किसमें मिलता है, तज़किरात उल वाक़ियात में। और कौन है, जौहर आफ्ताब जी। तो अगर तक क्वेश्चन आता है हमारा तज़किरात उल वाक़ियात किसकी किताब है, जौहर आफ्ताब की, और इसमें हमें जो है हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में मिलता है, कैसे उसने वापस अपने साम्राज्य को एस्टेब्लिश किया। इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है हमें, तज़किरातुल वाक़ियात, तज़किरातुल वाक़ियात। अब लिखिएगा अकबरनामा। नेक्स्ट किताब का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा अकबर के शासनकाल में रचित बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अकबरनामा अकबर के शासनकाल में रचित बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अबुल फजल अकबर के दरबार में 59 लेखकों का उल्लेख या कवियों का उल्लेख करता है। 59 श्रेष्ठ कवि या लेखकों का उल्लेख करता है। देखिए जो अकबर है, अकबर के काल में एक हमारे यहाँ साहित्यिक रचना बहुत ही अत्यधिक हुई थी। अकबर ने जो है खुद, हालांकि वह निरक्षर व्यक्ति था, अनपढ़ शासक था, लेकिन वो उसका मैनेजमेंट सिस्टम, उसका साहित्यिक ज्ञान की प्राप्ति करने की लालसा, उसका धर्म की जिज्ञासु। अकबर को दी ग्रेट मुगल ऐसे ही नहीं कहा जाता। अकबर को दी ग्रेट मुगल कहने के पीछे कुछ ऐसे कारण है कि अकबर ने उदारता की भावना रखते हुए उसने धर्म के क्षेत्र में ही ना कि धर्म के क्षेत्र में, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था। वो व्यक्तियों के उत्थान की वो बात करता था, साहित्य के उत्थान की बात करता था, कला के उत्थान की बात करता था। पर कहने का अर्थ यह है कि अकबर ने कट्टरता की नीति ना अपना करके उदारता की नीति अपनाई, और वह अपने साम्राज्य को एस्टेब्लिश करने में सफल रहा। और उस सफलता के साथ साथ उसने जो कार्य किए, उन कार्यों में एक उसका साहित्यिक रचनाओं का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने साहित्य के जितने भी विद्वान लेखक थे, चाहे वो हिंदू था चाहे वो मुसलमान था, सबको अपने दरबार में जगह दी, उनका संरक्षण प्रदान किया, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान किया। और इसके चलते उसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, और साहित्यिक रचनाएं इसके शासनकाल में बहुत ज्यादा हुई थी। और इसके शासनकाल में जितने भी हमें साहित्यिक सोर्सेज मिलते हैं, उन सभी से इसके शासनकाल की तारीफ के बारे में एक बधाई भी ऐसा लेखक है जो इसकी आलोचना करता है, वो भी धर्म के, ये इसकी धर्म की उदारता के कारण वो आलोचना करता है। बाकी अकबर के शासनकाल के बारे में हमें उसके शासनकाल में लिखे ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो अकबरनामा में लिखिएगा, अकबरनामा में अबुल फजल के द्वारा, अकबरनामा में अबुल फजल के द्वारा अकबर के शासनकाल की जानकारी दी गई है। अकबर के शासनकाल की जानकारी दी गई है, तथा यह ग्रंथ उसने 7 वर्षों के तथा यह ग्रंथ उसने 7 वर्षों के निरंतर प्रयास के कारण 7 वर्षों के निरंतर प्रयास के कारण लिखा। और इस ग्रंथ से हमें
अकबर के और इस ग्रंथ से हमें अकबर के प्रशासन, अकबर के प्रशासन, अकबर के प्रशासन, अकबर की धार्मिक नीति, अकबर के प्रशासन, अकबर की धार्मिक नीति तथा मुगलकालीन जीवन की एक मुगलकालीन जीवनी या जीवन शैली के बारे में हमें पता चलता है, हमें पता चलता है। अतः अबुल फजल के द्वारा रचित अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा रचित अकबरनामा अकबर के शासनकाल को जानने का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अकबर के शासनकाल को जानने का महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है, क्लियर है? तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखित ग्रंथ है। अबुल फजल उसका एक दरबारी कवि था जिसमें उसने जो है मुगल काल की आर्थिक गतिविधियां, मुगल काल की राजनीतिक गतिविधियां, मुगल काल की प्रशासनिक नीतियां, मुगल काल के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन आदि सभी का उल्लेख वह करता है। तो नेक्स्ट हमारा ग्रंथ है मुंतखब उत तवारीख। नेक्स्ट ग्रंथ का नाम है मुंतखब उत तवारीख। यह किसके द्वारा लिखा गया था? मैंने अभी बताया था बदायूनी, बदायूनी के द्वारा इसको लिखा गया है, बदायूनी के द्वारा इसको लिखा गया है। और बदायूनी अकबर का कट्टर आलोचक विद्वान था। एकमात्र अगर बात कही जाए, कई बार पूछ भी लेते हैं, कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अकबर का कट्टर आलोचक रहा है, तो कट्टर आलोचक कौन रहा? बदायूनी। बदायूनी कट्टर आलोचक आया। तो और किताब का नाम कौन सा है? मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख। इसमें आगे लिखेगा बदायूनी के द्वारा अकबर के शासनकाल में, बदायूनी के द्वारा अकबर के शासनकाल में 1598 में 90 बदायूनी के द्वारा अकबर के शासनकाल में 1590 में अपने इस ग्रंथ की रचना की गई, अपने इस ग्रंथ की रचना की गई। और वह अपने इस ग्रंथ में अकबर की उदारतापूर्ण धार्मिक नीति का विरोध करता है। और वह अपने इस ग्रंथ में अकबर की उदारतापूर्ण धार्मिक नीति का उदारतापूर्ण नीति का कट्टर विरोध करता है, क्योंकि वह एक कट्टर मुस्लिम लेखक था, क्योंकि वह एक कट्टर मुस्लिम लेखक था। और वह अकबर की धार्मिक नीति को पसंद नहीं करता, और वह अकबर की धार्मिक नीति को पसंद नहीं करता था। उसने अपने इस ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में मुंतखब उत तवारीख में, बदायूनी ने अपने इस ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में अकबर की इस्लाम विरोधी नीतियों की एक लंबी सूची देता है। अकबर की इस्लाम विरोधी नीतियों की एक लंबी सूची देता है। तो मुंतखब उत तवारीख हो चुकी है। मुंतखब उत तवारीख में समझता हूं समझ में आ गई होगी बात। मुंतखब उत तवारीख का क्या महत्व है? ये एकमात्र ग्रंथ है जिससे हमें अकबर की इस्लाम विरोधी नीति या उसकी धार्मिक नीति के बारे में पता चलता है। आगे लिखेगा अकबर के शासनकाल में, या रज्मनामा, यह लिखेगा रज्मनामा, रज्मनामा। देखते हैं क्या था रज्मनामा। अकबर के शासनकाल में उसके राजकवि फेजी के द्वारा एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई, एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई, एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। और अनुवाद विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग में कई भारतीय ग्रंथों का हिंदी से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। और इस अनुवाद विभाग में कई फारसी
कई हिंदी ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। फेजी के द्वारा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद ही रज्मनामा कहलाता है। तो रज्मनामा क्या है? फेजी के द्वारा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? रज्मनामा। ये कई बार आया हुआ है, इवन प्रशासनिक सेवाओं में भी कई बार इसको पूछा हुआ है, आरएस में भी कई बार पूछा हुआ है, आईएएस में भी पूछा हुआ, और बीएस स्टैंडर्ड में तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो रज्मनामा हो गया। आगे लिखेगा, इसके अलावा फेजी के द्वारा अपने इस अनुवाद विभाग में महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, गणित का ग्रंथ लीलावती आदि का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो देखिए इनसे क्या, इन ग्रंथों का क्या महत्व है? मैंने आपको बताया कि इन सभी ग्रंथों से हमें जो है मुगल काल के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई मुगल काल में क्या प्रशासन था, क्या धार्मिक व्यवस्था थी, क्या आर्थिक व्यवस्था थी। तो ये सारी चीजें हमें किनसे? इन साहित्यिक सोर्सेज से मदद मिलती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। मैं समझता हूं आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। आराम से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि जितने भी जो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो जो भी वीडियोस आपके बने चैनल हमारे केडी कॉलेज महाविद्यालय की ओर से बनाएंगे वो आपके मोबाइल पे उपलब्ध हो जाएगा और आप उसको आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। और आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारा निरंतर प्रयास यही रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और हमारी क्लास को निरंतर जो है उसमें निरंतरता में लाएं और हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े। और इसके बाद हम जो एक बात करेंगे, आप लोगों ने, मैं समझता हूँ सबने बुक्स ले ली होगी। मैंने पहले भी बताया था, अब एक बार फिर बता देता हूँ। बार बार बताना पड़ता है क्योंकि नए स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं। कई मुझे कल भी मैसेज कर रहे थे, सर कौन सी बुक्स ले, तो एक बार फिर मैं बोल देता हूँ। एलपी शर्मा मध्यकालीन भारत का इतिहास और बीएल गुप्ता पेमाराम मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो दोनों में से आप कोई सी भी बुक्स ले सकते हैं। दोनों ही स्टैंडर्ड बुक्स है, बढ़िया किताबें हैं और आप लगातार हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। आगे की क्लास में कल मिलेंगे।